नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, अगर हम ये कहें कि भारत की नौसेना में हर 40 दिन में एक युद्धपोत या पनडुब्बी कमीशन हो रही है तो क्या आपको यकीन होगा? यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद अब तक हर 40 दिन में एक युद्धपोत या पनडुब्बी समंदर की सुरक्षा के लिए कमीशन की गई। आज फिर से एक पनडुब्बी और एक युद्धपोत समुद्र में भारत की सरहद की सुरक्षा के लिए उतार दिया गया। क्या है मोदी की सर्वशक्तिमान नौसेना के भविष्य का मकसद? क्योंकि इतनी तादाद में युद्धपोतों को समुद्र में उतारा जा रहा है। क्या है आईएनएस तारागिरी और क्या है आईएनएस अरिदमन? इसके समुद्र में उतरने के बाद भारत की शक्ति में कितना इजाफा हुआ और क्या है मोदी का मिशन ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की रणनीति का मकसद, जिसमें भारत बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बनने जा रहा है। क्या वाकई में आईएनएस तारागिरी और अरिदमन के बाद भारत की नौसेना सर्वशक्तिमान हो रही है? क्या यही मोदी का मिशन है? शुरुआत इसी के साथ करते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं ये भारत को गौरवान्वित महसूस कराने वाला आंकड़ा है। जरा देखिए, सेना बने सर्वशक्तिमान, ये मोदी का मिशन है। हर 40 दिन में एक पनडुब्बी और युद्धपोत नौसेना का हिस्सा बन रहा है। हर 40 दिन में एक युद्धपोत तैयार किया जा रहा है और उसे समंदर के अंदर उतारा जा रहा है। और 2025-26 क्या वाकई में ताकत के साल है? भारत की ताकत को सर्वशक्तिमान बनाने के साल है। जरा इस आंकड़े को भी देखिए कि हमने बीते 2 सालों में क्या हासिल कर लिया है। अब देखिए, 2025 में सिर्फ एक साल के अंदर एक पनडुब्बी और 10 युद्धपोत को कमीशन कर दिया है नौसेना के अंदर। यानी ये समंदर के अंदर उतरकर भारत की सरहद की सुरक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। दुश्मन को सरहद में ना घुसने देने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और 2026 का आंकड़ा क्या है? 2026 का आंकड़ा है 19 युद्धपोत कमीशन होंगे। आप सोचिए, 19 युद्धपोत, यानी हर महीने एक से ज्यादा युद्धपोत आपको समंदर में उतरते हुए नजर आएंगे। आज एक ऐसा ही युद्धपोत आईएनएस तारागिरी ये समंदर के अंदर प्रहरी की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और आज से आप कह सकते हैं कि ये सबसे विध्वंसक होगा, क्योंकि इससे ब्रह्मोस मिसाइल को दागा जा सकता है। तो जरा जो आज हमारे समंदर का नया मेहमान है आईएनएस तारागिरी, उसकी ताकत क्या है जरा इसको भी एक बार देखिए। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, एमएफ रडार है, एयर डिफेंस सिस्टम है, 76 मिलीमीटर गन है, क्लोज इन वेपन सिस्टम है, एंटी सबमरीन रॉकेट है और टॉर्पेडो से लैस ये तारागिरी की ताकत, वो ताकत जो ना सिर्फ इसे अचूक बना रही है बल्कि इसे सबसे ज्यादा घातक भी बना रही है। और इतनी घातक, इसकी एक एक खासियत की अगर बात की जाए तो चाइना और पाकिस्तान अब तारागिरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले इसकी बात करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। रडार से आसानी से पकड़ में नहीं आएगी, खास डिजाइन और मटेरियल से इसकी पहचान कम हो जाती है। दूसरा है आधुनिक सेंसर और रडार, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस दुश्मन की गतिविधि पहले ही पकड़ने की क्षमता इसके अंदर है। एडवांस हथियार सिस्टम इसमें है,
तारागिरी पर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। आधुनिक गन और टॉर्पेडो सिस्टम लंबी दूरी तक हमला करने की इसमें व्यापक क्षमता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन आईएनएस तारागिरी आधुनिक हेलीकॉप्टर्स को संचालित करने में पूरे तरीके से सक्षम है। इसमें एक विशाल फ्लाइट डेक और एक बंद हैंगर की सुविधा मौजूद है। वहीं मल्टी रोल वॉरशिप यानी कि हवा, पानी और पनडुब्बी तीनों से लड़ने में यह सक्षम है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप सिस्टम और एंटी सबमरीन सिस्टम से यह पूरे तरीके से लैस है और यह इसको अचूक अभेद्य बनाती है और इसकी मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूत करती है। आप कहिए कि यह समंदर में भारत की वो अदृश्य शक्ति जिसे दुश्मन देख नहीं पाएगा, लेकिन इस अदृश्य शक्ति के पास जिन हथियारों का इस्तेमाल करने की क्षमता है वो इसे दुश्मन का काल बना देगी। और इसीलिए कैसा है हमारा ये आईएनएस तारागिरी, जरा इसको एक बार देखिए और इसको देखने के साथ इस पर गर्व महसूस कीजिए। इसका वजन है 3510 टन। तारागिरी हमारा जो युद्धपोत है उसका वजन है 3510 टन। उसकी लंबाई है 149 मीटर, चौड़ाई है 17.8 मीटर और स्पीड है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस स्पीड के साथ यह चल सकता है। और यह इसे बेहद खास बनाता है क्योंकि यह समंदर में एक तरीके से रफ्तार का बादशाह है और इसीलिए दुश्मन में तारागिरी का खौफ साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। एंटी सरफेस और एंटी शिप युद्ध में अत्यंत सक्षम है। एंटी एयर वॉरफेयर के लिए सबसे लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बराक 8, एयर डिफेंस गन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्वदेशी टॉर्पीडो, वरुणास्त्र और रॉकेट लॉन्चर इसके अंदर लगाए गए हैं। तारागिरी लंबी दूरी से आने वाले हमलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए आधुनिक सोनार, कॉम्पैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है। और इस फ्रिगेट में हेलीकॉप्टर हैंगर भी है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर आसानी से एक बार में लैंड कर सकते हैं। और इसीलिए जो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसे समंदर में उतारा गया है, इसके नाम की भी अपने आप में एक अलग कहानी है। या यूं कहिए कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जितने भी अभी तक युद्धपोत समंदर में उतारे गए हैं उनके नाम की ही अपने आप में एक अलग कहानी है, क्योंकि इनके नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नीलगिरी क्लास के युद्धपोतों में से पहला एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी को जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद इसी साल हिमगिरी और उदयगिरी को भी शामिल कर दिया और अब तारागिरी को प्रोजेक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे सभी 7 फ्रिगेट में लगभग 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं और ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने की सबसे बेहतरीन पहल है। इसका डिजाइन स्वदेशी, यहां तक कि स्टील जो इसमें इस्तेमाल किया गया वो भी पूरे तरीके से स्वदेशी है। इसका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। 6700 टन वजनी ये फ्रिगेट 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। तारागिरी नीलगिरी क्लास का चौथा फ्रिगेट है जो अब नौसेना में शामिल हो चुका है, जबकि बाकी 3 के समुद्री परीक्षण जारी है। इन सभी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के शामिल होने के बाद समुद्र में भारत की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हो। नीलगिरी क्लास के सभी युद्धपोतों का डिजाइन नेवल डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट 17 और 17A के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं, जैसे शिवालिक, जैसे सतपुड़ा, जैसे नीलगिरी, जैसे हिमगिरी, जैसे तारागिरी, जैसे उदयगिरी
और जो आने वाले हैं वो है दूनागिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यागिरी। ये 2026 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाए, यानी कि तारागिरी नीलगिरी क्लास का चौथा युद्धपोत है। इसके बाद 3 और आने हैं। 17A के तहत 7 युद्धपोत तैयार किए जाने। भारत की नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A में कुल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। INS तारागिरी इस क्लास का चौथा युद्धपोत है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत को आने वाली समुद्री चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये समुद्री चुनौतियां क्या हैं, ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। फिलहाल तारागिरी उसी नाम के पुराने युद्धपोत का एडवांस वर्जन है, जिसने 1980 से 2013 तक नौसेना में 33 सालों तक सेवा दी थी। नई तारागिरी हाईटेक स्टेल्थ तकनीक, बेहतर मारक क्षमता, आधुनिक ऑटोमेशन और मजबूत तमाम तकनीकों से ये लैस है और इस युद्धपोत को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया। प्रोजेक्ट 17A के युद्धपोत में पिछली P-17 शिवालिक क्लास की तुलना में अधिक आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगाया गया, यानी कि कहिए कि नीलगिरी सीरीज में, प्रोजेक्ट 17A की सीरीज में ये अब तक का सबसे एडवांस युद्धपोत है जो नौसेना को मिला है। लेकिन प्रमुख पनडुब्बियां जो अभी तक भारत को मिली है, मोदी के राज में, मोदी के मिशन सर्वशक्तिमान नौसेना, INS अरिहंत जो कि स्वदेशी और न्यूक्लियर SSBN, इसे 2016 में कमीशन किया गया। INS कलवरी जो कि स्कॉर्पियन E क्लास, पहले दिसंबर 2017 में इसको कमीशन किया गया। INS खंडेरी कावेरी क्लास, सितंबर 2019 में इसे कमीशन किया गया। INS करंज जो कि कावेरी क्लास पनडुब्बी है, मार्च 2021 में कमीशन किया गया। INS वेला यह भी कावेरी क्लास की पनडुब्बी है और नवंबर 2021 में इसको कमीशन किया गया। और INS वगी यह भी कावेरी क्लास की पनडुब्बी है, जनवरी 2023 में इसे भी कमीशन किया गया। और INS वागशीर कावेरी क्लास छठी और अंतिम 15 जनवरी 2025 को इसे भी कमीशन किया गया। आप सोचिए, मोदी सरकार के आने के बाद भारत की सुरक्षा और भारत की सेना में कितनी ज्यादा ताकत आई है। हर बार बजट बढ़ाया गया और समुद्र के अंदर फिलहाल 150 के आसपास अगर हमारे पनडुब्बी और हमारे युद्धपोत हैं तो उनमें से ज्यादातर मोदी के राज में तैयार किए गए हैं और उनको समंदर में उतारा गया है। जैसे कुछ प्रमुख युद्धपोत जो वर्तमान में जिनके नाम आपकी जुबान पर है, INS कोलकाता जो कि कोलकाता क्लास स्टील्थ डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 35A के तहत बना। अगस्त 2014 में मोदी सरकार के शुरुआती दिनों में ही इसे कमीशन कर दिया गया। INS कोची कोलकाता क्लास 2015-16 के आसपास इसे भी कमीशन किया गया। INS चेन्नई यह भी कोलकाता क्लास 2016 में कमीशन किया गया। INS विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर IAC-1 के तहत 2 सितंबर 2022 को कोची में PM मोदी द्वारा इसको कमीशन किया गया। इसके अलावा INS मोरमुआओ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B के तहत दिसंबर 2022 में कमीशन किया गया। INS इम्फाल इसको भी विशाखापट्टनम के अंदर दिसंबर 2023 में कमीशन किया गया। खुद INS विशाखापट्टनम नवंबर 2021 में कमीशन किया गया। INS सूरत इसे 15 जनवरी 2025 को कमीशन किया गया और 2026 तक नौसेना को सौंपे जाएंगे 3 और युद्धपोत। बहुत सारी पनडुब्बियां भी होंगी क्योंकि पिछले 11 महीनों में नौसेना को यह प्रोजेक्ट 17A का चौथा जहाज मिला है। अगले 2 जहाजों के अनुभव के कारण तारागिरी का निर्माण समय घटाकर 81 महीने कर दिया गया, जबकि शुरुआती जहाज नीलगिरी में 93 महीने लगे थे।
प्रोजेक्ट के बाकी 3 जहाज 2026 के अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से नौसेना को सौंपे जाएंगे। इस परियोजना में 75% स्वदेशी हिस्सेदारी है और इसमें 200 से ज्यादा MSMEs जुड़े हुए। वहीं 10 साल में 3 पनडुब्बी कमीशन हुई है। 3 पनडुब्बी, जरा इनको भी देखिए, क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार युद्धपोतों को मैदान में उतार रही है, समंदर में उतारी है, और दूसरी तरफ पनडुब्बियां समंदर के अंदर रहते हुए सरहदों की सुरक्षा कर रही है। जिन 3 का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 2016 में INS अरिहंत, 2024 में INS अरिघात और 2026 में INS अरिदमन। अब देखिए, तीनों के नाम आप पर ही हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये दरअसल एक सीरीज है जिसके तहत इनको बनाया गया है। INS अरिदमन सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत के लिए एक शक्ति का प्रतीक है। क्यों शक्ति का प्रतीक है, जरा एक बार इस पर भी नजर डालिए और देखिए। जो INS अरिदमन है उसमें न्यूक्लियर ट्रायड है, 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है, K4 मिसाइलों से लैस है, इसकी लंबाई 125 मीटर है, वजन 7000 टन है, एडवांस सोनार सिस्टम इसमें लगा है और ट्रैक करना इसको बेहद मुश्किल है। यानी जिस तरीके से तारागिरी को समंदर के ऊपर अदृश्य शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे ही अरिदमन को समंदर के अंदर एक अदृश्य शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। और ये दोनों ही अदृश्य शक्तियां भारत की सरहदों की सुरक्षा करते हुए दुश्मनों पर वक्त आने पर काल बनकर टूटेगी। और इसीलिए पाकिस्तान और चाइना में इनको लेकर हलचल, दुश्मन को सोचने पर मजबूर करेगी INS अरिदमन, क्योंकि INS अरिदमन के शामिल होने से भारत कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस बना सकेगा। यानी हमेशा कम से कम एक न्यूक्लियर पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर रहेगी और इससे दुश्मन कभी भी हमला करने का सोचेगा तो सोच समझ कर सोचेगा। INS अरिदमन के साथ ही भारत की जमीन, हवा और समुद्र से न्यूक्लियर हमले की क्षमता और ज्यादा मजबूत हुई है। अरिदमन से भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर नीति मजबूत हुई, यानी दुश्मन पहले हमला करे तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। चीन की बढ़ती नौसैनिक मजबूती और पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए INS अरिदमन पनडुब्बी जो है एक मजबूत जवाबी ताकत बनी है और इस सबमरीन से अरब और हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी। इसके साथ ही स्वदेशी रूप से बनी होने से विदेशी पार्ट्स पर निर्भरता बेहद कम रहेगी। INS अरिदमन से देश की डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद हर 40 दिन में एक युद्धपोत का समंदर के ऊपर होना और पनडुब्बी का समंदर के अंदर होना क्या महज इत्तेफाक है? मोदी क्यों नौसेना को सर्वशक्तिमान बना रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि चीन तेजी से अपनी नौसेना की मजबूती को बढ़ा रहा है और इससे हिंद महासागर में तनाव की स्थिति बनने का खतरा बढ़ गया है। भारत को हिंद महासागर में अपनी समुद्री लाइनों की सुरक्षा करनी है। सिर्फ इतना नहीं, भारत का 95% व्यापार समुद्र से होता है, इसका सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। वहीं भारत की लगभग 70 से 80% ऊर्जा जो कि तेल, गैस और LPG से आधारित है, मध्य पूर्व से समुद्र के रास्ते से आती है। और हाल के सालों में जो स्थिति बनी है, चाहे वो लाल सागर यानी रेड सी में, हॉर्मुज स्ट्रेट में या फिर अरेबियन सागर में बनी है, वहां लगातार तनाव बढ़ा है। और इस स्थिति में भारतीय नौसेना का मजबूत होना बेहद जरूरी, क्योंकि नौसेना ने भारतीय जहाजों को यहां एस्कॉर्ट किया है। वहीं ब्लू इकोनॉमी, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा हम जितना समंदर के अंदर मजबूत होंगे। और इसके पीछे की वजह है दरअसल मोदी सरकार का फोकस। इससे पहले हम बायर्स नेवी थे, यानी कि नेवी के सामानों को हम विदेशों से खरीदते थे, पनडुब्बियां भी खरीदते थे। लेकिन मोदी ने इस फोकस को शिफ्ट किया। मोदी ने बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बनाने पर फोकस किया, यानी नेवी अपने अंदाज में अपनी जरूरतों के हिसाब से
अपने युद्धपोतों का निर्माण करेगी, अपनी पनडुब्बियों का निर्माण करेगी, स्ट्रक्चरल डिजाइन नेवी ही तय करेगी और भारत 70 से 80% स्वदेशी तकनीक के साथ, स्वदेशी सामान के साथ इन्हें बिल्ड करेगा और वो भी एक टारगेटेड टाइम के अंदर, टाइम बाउंडेड। तभी तो हर 40 दिन में एक नया जहाज, पनडुब्बी शामिल होना इसी का नतीजा है जो हम भारत के अंदर देख रहे हैं। और टारगेट है 2035 तक जिन पनडुब्बियों और युद्धपोतों की संख्या वर्तमान में 150 के आसपास है, इन्हें बढ़ाकर 200 से ज्यादा कर देना। लक्ष्य है 2047 तक भारत की तीनों सेनाओं को दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में बदल देना। और मोदी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। तो मानकर चलिए, समंदर में आपकी सरहदों की सुरक्षा मां भारती की सरहदों की सुरक्षा करने के लिए दो और उनकी अदृश्य शक्तियां जो कि आईएनएस तारागिरी है और आईएनएस अरिदमन है, वो उतर चुकी हैं और दुश्मन अब चाहकर भी भारत की समंदर में सरहदों को ना छू पाएगा, ना भारत की ब्लू इकोनॉमी को टच कर पाएगा और ना ही भारत के लिए कोई थ्रेट पैदा कर पाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।